नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर की बात। पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर बनी सहमति का किया स्वागत। क्षेत्र में स्थायी शांति, स्थिरता, समुद्री नौवहन की सुरक्षा और वैश्विक व्यापार की निर्बाध आवाजाही पर दिया जोर। कहा, संवाद और कूटनीति के जरिए ही हो समाधान। प्रधानमंत्री की विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर हुआ मंथन। प्रधानमंत्री ने दिया रिफॉर्म और आत्मनिर्भरता का मंत्र। कहा, सीधे लोगों के जीवन में दिखना चाहिए योजनाओं का असर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावितों से की मुलाकात। बुधवार को अरुणाचल और असम प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वे। केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का दिया भरोसा। कहा, हर पीड़ित परिवार तक मदद पहुंचाकर ही लेंगे चैन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में मानव संसाधन गतिशीलता मंच का किया शुभारंभ। कहा, गतिशीलता के लिए भारत का दृष्टिकोण है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ। अमेरिका में नागरिकता के नियमों में बदलाव के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों को लगा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जन्म के आधार पर नागरिकता खत्म करने के राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश को किया रद्द। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री मोदी को पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम और आगे की स्थिति से अवगत कराया। ईरान अमेरिका शांति समझौते के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बातचीत है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में हुए शांति समझौते का स्वागत किया और दोहराया कि भारत का लगातार ये रुख रहा है कि सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता बनाए रखने, समुद्री मार्गों पर आवागमन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास जारी रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लिए सुधार और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा, इन दो प्रमुख विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। सचिवों ने अपने अपने मंत्रालयों में किए जा रहे सुधारों, चुनौतियों और आगे की रणनीति से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने होल ऑफ गवर्नमेंट यानी समग्र दृष्टिकोण अपनाते और विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने विभागीय सीमाओं से ऊपर उठकर एकीकृत योजना और बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने की बात भी की, ताकि मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय और तथ्यों पर आधारित निर्णय सुनिश्चित किए जा सकें। प्रधानमंत्री ने सचिवों से कहा कि सभी सरकारी योजनाओं का वास्तविक और ठोस असर आम लोगों के जीवन में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने सुशासन, सेवा वितरण में सुधार और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में FCRA 2.0 पोर्टल एवं EOCI कार्ड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज हुई दोनों नई शुरुआत नागरिकों की सहूलियत बढ़ाने में बहुत लाभकारी सिद्ध होंगी।
उन्होंने कहा कि ओसीआई प्रणाली में आने वाली शुरुआती समस्याओं को इस प्रणाली में दूर कर दिया गया है और इस प्रणाली से 50 लाख से अधिक ओसीआई कार्ड धारकों को बहुत सरलता होगी। अमित शाह ने कहा कि विगत वर्षों में आवेदनों की संख्या और दान के प्रवाह में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए FCRA 2.0 पोर्टल से कागजी कार्रवाई में कमी आएगी और विदेशी अंशदान पर रियल टाइम प्रभावी निगरानी सुनिश्चित होगी। गृह मंत्री ने FCRA 2.0 पोर्टल एवं EOCI कार्ड का शुभारंभ किया। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले MSME सेक्टर को वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। देश की GDP में 30% से अधिक, विनिर्माण उत्पादन में 35% और कुल निर्यात में लगभग 45% योगदान देने वाले इस क्षेत्र के लिए सरकार दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। एक और नए मुक्त व्यापार समझौतों यानी कि FTA के जरिए भारतीय उद्यमों के लिए वैश्विक बाजारों के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर भुगतान में देरी की समस्या दूर कर छोटे कारोबारों के नकदी प्रवाह को मजबूत करने पर जोर है। इसी कड़ी में सरकार ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम यानी कि TREDS यानी MSME के बिलों के त्वरित भुगतान के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को JAM से जोड़ रही है, ताकि छोटे कारोबारों को समय पर भुगतान मिल सके और उनकी कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल पर दबाव कम हो। The MSME sector contributes more than 30% to the GDP and 48% to exports. It has a share of 35% in the manufacturing output, and it is the second largest employer after agriculture. The global opportunities are changing. That's what I said, that particularly because of the new free trade agreements government has entered into, and no doubt the trading patterns have changed. But this has also opened up enormous opportunities for our enterprises. No doubt India is itself a huge demand, so there's enough domestic demand available in the country, but these opportunities are opening up opportunities for exports also, and our enterprises are living up to these expectations. दुनिया के कई देशों में कुशल पेशेवरों की बढ़ती मांग के बीच भारत वैश्विक कार्यबल का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभर रहा है। इसी दिशा में विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में पहली बार ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी फोरम का आयोजन किया। फोरम का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षित, व्यवस्थित और वैध प्रवासन को बढ़ावा देना भारत की प्राथमिकता है। ये रिपोर्ट देखिए। विदेशों में रोजगार के बढ़ते अवसरों और कुशल भारतीय पेशेवरों की बढ़ती वैश्विक मांग के बीच विदेश मंत्रालय ने पहली बार ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी फोरम की शुरुआत की। नई दिल्ली में आयोजित इस 2 दिवसीय फोरम का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। इस 2 दिवसीय चर्चा में विदेश मंत्रालय, स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के अलावा रिक्रूटिंग एजेंसियों और जापान, जर्मनी, रूस, इटली और डेनमार्क के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया के कई देश जनसांख्यिकी बदलाव और कुशल कार्यबल की कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में भारत वैश्विक प्रतिभा की मांग को पूरा करने वाला एक भरोसेमंद साझेदार बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता केवल लोगों के एक देश से दूसरे देश जाने का विषय नहीं, बल्कि प्रतिभा को अवसरों से जोड़ने, आर्थिक विकास को गति देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का माध्यम है। Human resource mobility, therefore, represents far more than the movement of people from one place to another. It is about connecting aspirations with opportunities. It is about linking talent with demand. It is about creating pathways through which individuals can contribute to economic progress. भारत अब तक 26 देशों के साथ प्रवासन और मोबिलिटी से जुड़े 28 समझौते और व्यवस्थाएं बना चुका है, जबकि कई अन्य देशों के साथ बातचीत जारी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि विश्वसनीय और सुव्यवस्थित मोबिलिटी व्यवस्था के माध्यम से मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर भारत सुरक्षित, व्यवस्थित और वैध प्रवासन के लिए प्रतिबद्ध है। India's vision for mobility is not limited to facilitating overseas employment opportunities. We, in fact, view mobility as a very important pillar of international cooperation.
These partnerships are based on mutual benefit, shared responsibility, and long-term sustainability. कानूनी माइग्रेशन और मोबिलिटी भारत सरकार की विदेश नीति का एक अहम स्तंभ है, जिसकी वजह से विदेश में भारत की सकारात्मक छवि बनती है और भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार भी बढ़ता है। इसलिए भारत अवैध माइग्रेशन को हतोत्साहित कर वैध माइग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए विदेश में जाकर काम करने वाले लोगों को मदद भी प्रदान कर रहा है, ताकि लोग विदेश मंत्रालय से पंजीकृत एजेंटों के सहयोग से जाएं और जहां भी वे जाएं वहां सुरक्षित रहें और उन्हें स्थानीय सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी प्राप्त हो। अखिलेश सुमन, टीटी न्यूज। भारत को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक शीर्ष और प्रतिस्पर्धी गंतव्य बनाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अनलॉकिंग ग्रोथ इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर नामक एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। इस मौके पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गाबा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके साथ ही नीति आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और पर्यटन उद्योग के प्रमुख हितधारक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। ये रिपोर्ट केंद्र की मोदी सरकार के विकसित भारत के व्यापक दृष्टिकोण के तहत तैयार की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और व्यापार सुगमता को मजबूत करना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये रिपोर्ट देश के पर्यटन क्षेत्र के लिए रोड मैप साबित होगी। ये डॉक्यूमेंट ऑफ रिफॉर्म्स है और इससे भी बढ़कर के मैं मानता हूं कि पर्यटन के क्षेत्र में एक नई गवर्निंग फिलॉसफी का घोषणा पत्र ऐसा बन सकता है यदि सब लोग मिलकर के इसको संपूर्णता समग्रता के साथ लैटिन स्पिरिट में सभी लोग इसको स्वीकार करें। पश्चिम एशिया में तनाव, वैश्विक अनिश्चितताओं और सप्लाई चेन पर बढ़ते दबाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की जून 2026 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मजबूत व्यापक आर्थिक आधार, बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की बेहतर वित्तीय स्थिति और हाल के नीतिगत कदमों ने देश की वित्तीय व्यवस्था को बाहरी झटकों का सामना करने में पहले से कहीं अधिक सक्षम बनाया है। रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद शुरुआती अस्थिरता के बावजूद वैश्विक वित्तीय बाजारों ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। हालांकि सप्लाई चेन में अनिश्चितता, महंगाई का दोबारा बढ़ने का जोखिम, विभिन्न देशों पर बढ़ता है सार्वजनिक कर्ज, बॉन्ड बाजार की संवेदनशीलता और कुछ वित्तीय संस्थानों पर अधिक कर्ज जैसे कारक वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए चुनौती बने हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के मजबूत व्यापक आर्थिक आधार उसे कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में रखते हैं। हाल के सरकारी और आरबीआई के नीतिगत उपायों और अंतरिम शांति समझौते के बाद पूंजी प्रवाह में सुधार की संभावनाओं ने जोखिमों का संतुलन भारत के पक्ष में कर दिया है और इससे बाहरी झटकों का असर सीमित रहने की उम्मीद है। आरबीआई के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक मजबूत पूंजी, पर्याप्त तरलता, बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और स्थिर लाभप्रदता की वजह से सुरक्षित स्थिति में है। मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट से भी संकेत मिले कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बैंकिंग प्रणाली नियामकीय पूंजी मानकों से काफी ऊपर बनी रहेगी और संभावित झटकों को झेलने में सक्षम होगी। रिपोर्ट में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत बताया गया है। बेहतर पूंजीकरण, स्वस्थ लाभप्रदता और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार से इस क्षेत्र की मजबूती बनी हुई है। वहीं बीमा क्षेत्र में भी जीवन बीमा कंपनियों का सॉल्वेंसी अनुपात नियामकीय न्यूनतम स्तर से ऊपर बना हुआ है, जो कि वित्तीय मजबूती का संकेत है। रिजर्व बैंक का कहना है कि वैश्विक चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई, लेकिन भारत की बैंकिंग व्यवस्था, वित्तीय संस्थानों की सुदृढ़ स्थिति और मजबूत आर्थिक बुनियाद देश को वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी स्थिर विकास की दिशा में आगे बढ़ने का भरोसा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम एशिया में युद्ध, हॉर्मुज जलडमरू मध्य का बंद होना और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर अभूतपूर्व दबाव, इन सभी चुनौतियों के बीच भारत ने जिस तरह अपने करोड़ों उपभोक्ताओं तक पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की, वो देश की ऊर्जा सुरक्षा और दूरदर्शी नीति का उदाहरण बनकर सामने आया है। आपूर्ति के विविधीकरण, रणनीतिक भंडारण, घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी, सक्रिय कूटनीति और समयबद्ध सरकारी फैसलों ने ये सुनिश्चित किया कि वैश्विक संकट का बोझ आम भारतीय परिवार पर न्यूनतम पड़े। क्या रही भारत की रणनीति, ये रिपोर्ट देखिए।
ईरान ऊर्जा संकट और हॉर्मुज जल डमरूमध्य के बंद होने के बावजूद भारत में पेट्रोलियम उत्पादों, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई गंभीर कमी नहीं हुई। पश्चिम एशिया में उपजे तनाव के दौरान भारत सरकार की मजबूत रणनीतियों, आपूर्ति विविधीकरण और सक्रिय योजना के कारण देश में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित रही। ग्लोबल परामर्श एजेंसी S&P के अनुसार भारत ने खुद को संकट से बचाने के लिए अपने ऊर्जा स्रोतों को पहले ही काफी मजबूत कर लिया था। केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने देश को इस बड़े संकट से सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए। आपूर्ति का विविधीकरण। भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को केवल खाड़ी देशों तक सीमित न रखकर रूस और अन्य वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से तेल खरीदना जारी रखा। घरेलू रिफाइनरी उत्पादन में तेजी। देश के भीतर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रिफाइनरियों को सामान्य और उच्च स्तर पर संचालित रखा। घरेलू स्तर पर एलपीजी का उत्पादन करीब 40% तक बढ़ा दिया गया। पर्याप्त सुरक्षित भंडार। संकट के शुरुआती हफ्तों में भारत के पास लगभग 69 दिनों का कच्चा तेल, LNG भंडार और 45 दिनों का LPG स्टॉक मौजूद था। व्यावसायिक बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध। आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने रिटेल आउटलेट्स पर कॉमर्शियल खरीदारों के डीजल और पेट्रोल लेने पर अस्थायी दैनिक सीमा लगाई थी, जिसे 1 जुलाई 2026 से पूरी तरह हटाया जा रहा है। मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें पहले के स्तर पर आ रही हैं, पर फिलहाल संकट के समय नुकसान की भरपाई और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के कारण घरेलू बाजार में कीमतों में तुरंत बड़ी गिरावट नहीं की गई। इस युद्ध से सबक लेते हुए सरकार अब कच्चे तेल, LPG और LNG की रणनीतिक रिजर्व क्षमता को और बढ़ाने की योजना बना रही है, ताकि भविष्य के किसी भी संकट में कम से कम 1 महीने की घरेलू मांग को बिना किसी आयात के पूरा किया जा सके। अमेरिका द्वारा हाल ही में ईरानी तेल निर्यात पर से अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटाने के फैसले से भी वैश्विक ऊर्जा बाजारों में तेल की आपूर्ति सामान्य हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, जिसमें एथेनॉल आपूर्ति वर्ष ESY 2025-26 के लिए एथेनॉल आवंटन बढ़ाने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2025-26 के लिए एथेनॉल खरीद कोटे की मौजूदा व्यवस्था को फिलहाल बरकरार रखा है। कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश केंद्र सरकार और तेल कंपनियों की याचिका पर दिया है। केंद्र और तेल कंपनियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें एक एथेनॉल निर्माता कंपनी की अतिरिक्त एथेनॉल खरीद की मांग पर विचार करने को कहा गया था। केंद्र सरकार ने एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड एथेनॉल प्लांट्स DEP को बढ़ावा दिया है। इन प्लांट्स के साथ तेल कंपनियों के दीर्घकालिक खरीद समझौते हैं। इनका आरोप है कि अतिरिक्त एथेनॉल खरीद में उन्हें तय प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि E20 पेट्रोल से वाहनों में खराबी होने का अब तक का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति से ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा। स्वच्छ, सटीक और त्रुटि रहित मतदाता सूची लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला होती है। इसी उद्देश्य के साथ चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो और अपात्र नामों को हटाया जा सके। घर घर जाकर किए जा रहे इस सत्यापन अभियान के जरिए मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मंगलवार से महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, झारखंड और मेघालय में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन और मैपिंग का कार्य कर रहे हैं। ये प्रक्रिया 29 जुलाई तक जारी रहेगी। इसके तहत प्रत्येक मौजूदा मतदाता को 2 प्रतियों में आंशिक रूप से भरा हुआ गणना प्रपत्र यानी एन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। मतदाताओं से अपील की गई है कि वो आवश्यक जानकारी भरकर फॉर्म अपने BLO को वापस करें, ताकि उनका विवरण प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। यदि किसी घर पर ताला मिलता है तो BLO वहां कम से कम 3 बार जाने का प्रयास करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तहत 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण एवं संग्रहण किया जाएगा।
29 जुलाई तक मतदान केंद्रों का राशनलाइजेशन का कार्य होगा। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 5 अगस्त से 4 सितंबर दावा और आपत्ति प्राप्त करने की अवधि तय की गई है। 5 अगस्त से 3 अक्टूबर तक दावा और आपत्तियों का निष्पादन होगा। 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। अरुणाचल प्रदेश में हालिया बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू मंगलवार को राज्य पहुंचे। प्रदेश के सीएम पेमा खांडू के साथ तीनों नेताओं ने की पान्योर जिले के सबसे अधिक प्रभावित होज और पोटिन क्षेत्रों का दौरा कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों से राहत सामग्री की आपूर्ति, आवश्यक सेवाओं की बहाली और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने मौके पर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया और प्रशासन के साथ राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय मंत्रियों का ये दौरा इस बात का प्रमाण है कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार राज्य और यहाँ के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। किरण जी और मैं मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर दिल्ली से आए हैं। हम अपनी जनता जनार्दन से, भाई बहनों से बात भी कर रहे हैं। नुकसान बहुत भयानक हुआ है, जबरदस्त हुआ है। आज यहाँ से देखने के बाद रात को हम मुख्यमंत्री जी के साथ, उनके पूरे टीम के साथ एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके ईटानगर में कल फिर दूसरे इलाके को भी एक बार देखेंगे और इस जनता की जो तकलीफ है, दर्द है और जो नुकसान है उसका हम आकलन करेंगे, डैमेजेज का, और आकलन करके संकट की इस घड़ी में कैसे केंद्र सरकार भी प्रदेश सरकार के माध्यम से अपनी जनता की पूरी मदद करे, उसका प्रयास करेंगे। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूर्वोत्तर में बारिश अब आफत बन चुकी है। असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ और अचानक आई फ्लैश फ्लड ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। हजारों लोग प्रभावित हैं, सैकड़ों गांव पानी में डूबे हैं और फसलों के साथ सड़क पुल भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है, जबकि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू आज प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में कुदरत का प्रकोप जारी है। भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी नुकसान किया है। असम के 7 जिलों में बाढ़ से खराब हुए हालात को काबू करने की कोशिशें जारी हैं, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों में जनजीवन पूरी तरह ठप है। केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरह अलर्ट पर हैं। असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पहाड़ी इलाकों से अचानक आए पानी ने मैदानी इलाकों को जलमग्न कर दिया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य के 257 गांव पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ बाढ़ की विभीषिका नजर आ रही है। सड़कें और पुल बह जाने के कारण कई इलाकों का संपर्क कट गया है। इस आपदा से राज्य के 7 जिले गंभीर रूप से प्रभावित हैं। धेमाजी, लखीमपुर और बिश्वनाथ में बाढ़ ने विकराल रूप दिखाया है। वहीं डिब्रूगढ़, चिरांग, नलबाड़ी और बोंगाईगांव में भी बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। इन इलाकों में नदियां उफान पर हैं। नांगला मुरा घाट में दिसांग नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे नए इलाकों में पानी तेजी से घुस रहा है। बाढ़ से बेहाल लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए एजेंसियां युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। लोगों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। राज्य में 45,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें से करीब 22,000 लोग अब भी बाढ़ के पानी के बीच फंसे हुए हैं। किसानों की कमर टूट गई है। 4,278 हेक्टेयर से ज्यादा खड़ी फसल जलमग्न हो चुकी है। यही नहीं, 76,000 से अधिक मवेशी और पोल्ट्री भी इस आपदा का शिकार बने हैं। सबसे खराब हालात धेमाजी जिले के हैं, जहां 69 गांवों के 16,000 लोग प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि धेमाजी के जोनाई इलाके में मधुपुर,
अरुण चापोरी, जामुगुरी, सियारी, उलवानी, माझगांव और मालन समेत कई गांवों में ऊपरी इलाकों से अचानक आए बाढ़ के पानी ने नुकसान किया है। सरकार की टीमें मौके पर मौजूद हैं और लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार नुकसान के आकलन के साथ व्यापक पुनर्वास योजना पर भी काम कर रही है। उधर अरुणाचल प्रदेश के 12 जिले भारी बारिश और फ्लैश फ्लड से प्रभावित हैं। भारतीय वायुसेना ने पीटापुल क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच हेलीकॉप्टर से एनडीआरएफ की टीमों के साथ ही राहत सामग्री को भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचाया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू भी बाढ़ के हालात पर समीक्षा कर रहे हैं और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उधर केंद्र सरकार भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर हर संभव केंद्रीय मदद का भरोसा दिया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक पूरे पूर्वोत्तर, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। प्रशासन राहत और बचाव में जुटा है, लेकिन आने वाले कुछ दिन असम और पूरे पूर्वोत्तर के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छात्रों को संबोधित करते हुए जनजातीय सशक्तिकरण और शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ये विश्वविद्यालय जनजातीय समुदायों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और यहाँ के छात्र भविष्य में बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। उन्होंने विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ये क्षेत्र जनजातीय विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। राष्ट्रपति ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में इस विश्वविद्यालय की अहम भूमिका होने की बात कही। इस दौरान आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व कई जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस जनजातीय विश्वविद्यालय पर अनेक विशेष जिम्मेदारियां हैं। ये अपेक्षा की जाती है कि ये विश्वविद्यालय जनजातीय समाज के आत्मविश्वास, नेतृत्व और नीति निर्माण का केंद्र बने। सामाजिक न्याय के उद्देश्य से स्थापित की गई ऐसी संस्थाओं का ये दायित्व भी होता है कि वे अपने क्षेत्र में जनजातीय समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका और वनाधिकार के लिए जमीनी स्तर पर काम करें। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में इस विश्वविद्यालय द्वारा वंचित एवं जनजातीय समुदाय के युवाओं के सर्वांगीण विकास के साथ ही इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भी सार्थक प्रयास किया जाएगा। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यह अवसर उनके जीवन का यादगार अनुभव है। उन्होंने आदिवासी समुदाय को भारतीय सभ्यता का महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी बताते हुए कहा कि उनके पास ज्ञान का समृद्ध भंडार मौजूद है। This will be a lifelong memory for all these students. I am confident not only they are completing their education by this convocation, they are entering to a new responsibility. The university's name is Tribal University. What does it mean? Not merely understanding the language, not merely understanding the culture, you have to. The Indian knowledge system is coming from the tribal society of our country. They are the original inhabitor of this civilization. You are presiding over a repository of knowledge. Your first responsibility, how to create a bridge between the conventional knowledge, the Indian knowledge system, and the present day requirement. हूल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले महान आदिवासी वीरों सिदो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो को श्रद्धापूर्वक नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हूल दिवस हमारे आदिवासी समाज के उस असाधारण जज्बे का सशक्त प्रतीक है जो मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने को तत्पर रहता है। भारतीय इतिहास के इस गौरवशाली अवसर पर मैं उन सभी वीर योद्धाओं सिदो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो को सादर नमन करता हूं, जिन्होंने विदेशी शासन के अन्याय के विरुद्ध डटकर संघर्ष किया।
आदिवासी अस्मिता और सम्मान की रक्षा के लिए उनके संघर्ष और बलिदान की गाथा देशवासियों के हृदय में निरंतर नई ऊर्जा का संचार करती रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती पर आयोजित समारोह में उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई का सुशासन, न्याय, संवेदना, जनकल्याण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आदर्श था, जिससे आज भी जनप्रतिनिधियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। ओम बिरला ने कहा कि व्यक्तिगत कठिनाइयों के बावजूद अहिल्याबाई होलकर ने जनसेवा, पारदर्शिता और न्याय पर आधारित शासन स्थापित किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए शासन प्रशासन में जवाबदेही, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और जन भागीदारी को अपनाने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर ने देश भर में मंदिरों के जीर्णोद्धार और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि त्याग, सेवा, करुणा और लोक कल्याण के उनके आदर्श आने वाली पीढ़ियों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े सभी लोगों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि 2 दशकों में गुजरात में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला और आज ये भारत का ग्रोथ इंजन है। यह कॉन्फ्रेंस केवल इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा यह आयोजन नहीं है, बल्कि यह नए विचारों, नए साझेदारियों और नए अवसरों के माध्यम से गुजरात को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक बहुत ही सशक्त और प्रभावी मंच भी है। यहाँ इंडस्ट्री, एमएसएमई यूनिट्स, स्टार्टअप्स, ऑटोमोबाइल, इंटरनेशनल बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट्स, विमेन आर्टिजन्स, ट्राइबल प्रोडक्ट्स, हैवी इंडस्ट्रीज, मोबिलिटी इनोवेशंस, एक्सपोर्ट्स और इंटरप्रेन्योरशिप जैसे अनेक क्षेत्रों में यहाँ मुझे रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। यह एग्जीबिशन इस बात का प्रमाण है कि आपकी सोच और आपका यह उद्यम अब हर उस क्षेत्र को छू रहा है जो राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुजरात की धरती ने महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसा सपूत देश को दिया है। साथियों, इस कॉन्फ्रेंस में मुझे गुजरात की वाइब्रेंट स्पिरिट भी दिखाई दे रही है। गुजरात एक तरफ तो अपने इनोवेशन, अपने रेजिलियंस और इकोनॉमिक डायनेमिज्म का प्रतीक रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात की पहचान उसकी वाइब्रेंट कल्चर भी रही है। इसी धरती ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को जन्म दिया, जिन्होंने पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। इस धरती ने ही भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा लौह पुरुष दिया, जिन्होंने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोकर एक मजबूत राष्ट्र की नींव भी रखी थी। और इसी गुजरात की मिट्टी ने प्रधानमंत्री के रूप में इस देश को श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। और ऐसे प्रधानमंत्री को दिया है कि मैं कह सकता हूं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का कद बढ़ा है। दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को बंगाल टाइगर डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी की 162वीं जयंती के अवसर पर उनके भाषणों के विशेष स्मारक संस्करण द कलेक्टेड स्पीचेज ऑफ बंगाल टाइगर आशुतोष मुखर्जी का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा मुख्य अतिथि रहे, जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी के शिक्षा, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक योगदान को याद किया गया। इसका उद्देश्य ये है कि हमें पता चले कि जिस आज़ाद भारत में और जिस विधानसभा में हम आज विराजमान हैं, इसमें हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है, जिस कारण से ये संभव हुआ है। जब हम बात करते हैं डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी जी का, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के 2 बार कुलपति रहने के माध्यम से उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय को कलकत्ता प्रेसिडेंसी से निकाल करके
भारतीय मत के बनाने का प्रयास किया, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उबर ने राइडर्स और ड्राइवर्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए सुरक्षा फीचर्स पेश किए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। गडकरी ने कहा है कि यातायात नियमों का पालन करना, सीट बेल्ट और हेलमेट पहनना भले ही सामान्य बात लगे, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत को कम करने में इनकी अहम भूमिका है। गडकरी ने सड़क सुरक्षा अभियान में मंत्रालय के साथ उबर की साझेदारी, सुरक्षित सड़क व्यवहार और आपातकालीन सहायता को मजबूत करने वाली नई तकनीकी पहल की सराहना की। रोड सेफ्टी के लिए 4 महत्वपूर्ण पार्ट है। एक रोड इंजीनियरिंग का पार्ट है, जिसमें हमने ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया है। जो लैंडस्लाइड्स के स्पॉट्स है उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, पहाड़ी प्रदेशों में, और हम ये पूरे स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उसको सुधारने के लिए 50,000 करोड़ का खर्चा हमने किया है। बहुत कॉशियसली हमने लोगों की सेहत की चिंता करके हम ये काम कर रहे हैं। हेलमेट पहनना चाहिए। अब ये 2 व्हीलर वालों के लिए नियम बनाया है कि जब गाड़ी बेचोगे तो 2 हेलमेट गाड़ी के साथ आपको देना पड़ेगा। इसका कारण यही है कि हेलमेट से हम लोगों की जान बचा सकते हैं। दिल्ली में राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सोने की तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में लगभग 15 किलोग्राम विदेशी मूल का सोना, जिसकी कीमत करीब 21.40 करोड़ रुपए आंकी गई है, जब्त किया गया। ये खेप एक विदेशी नागरिक से जुड़ी फर्म के नाम पर भेजी गई थी। इस मामले में मास्टरमाइंड सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल है। जांच में ये भी सामने आया है कि इस तस्करी नेटवर्क में सीमा पार लेन देन के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा था। डीआरआई अब इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और वित्तीय लेन देन की कड़ियों की गहन जांच कर रही है। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 बुधवार से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतनभोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतनभोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी बीबीजी रामजी योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। ये योजना 1 जुलाई 2026 से राज्य के सभी अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी। योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ग्रामीण आजीविका, आधारभूत ढांचे, जल संरक्षण, डिजिटल पारदर्शिता और पंचायत आधारित विकास को बढ़ावा देना है। योजना में समयबद्ध रोजगार, मजदूरी भुगतान, सामाजिक अंकेक्षण और शिकायत निवारण की भी व्यवस्था की गई है। भारत और ग्रीस के बीच सहयोग को नई गति देने की दिशा में अहम पहल हुई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को ग्रीस के अर्थव्यवस्था एवं वित्त मंत्री क्रिस्टोस डिमास से मुलाकात को सार्थक बताया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच भारत और ग्रीस के आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में वित्तीय सेवाओं, फिनटेक, डिजिटल भुगतान और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि दोनों देशों के संस्थानों और उद्योग जगत के बीच सहयोग को नई दिशा देने और साझा समृद्धि के लिए साझेदारी के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। भारत और ग्रीस के बीच बुनियादी ढांचे, परिवहन और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को नई गति देने की दिशा में अहम पहल हुई है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को ग्रीस के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट मंत्री क्रिस्टोस डिमास से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि दोनों नेताओं के बीच बुनियादी ढांचा, परिवहन संपर्क, समुद्री क्षेत्र, नागरिक उड्डयन और सतत गतिशीलता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत ग्रीस सहयोग को मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। भूकंप से तबाह वेनेजुएला में भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद लगातार राहत और उम्मीद का संदेश बनकर सामने आ रहा है। भारतीय सेना का फील्ड हॉस्पिटल अब पूरी तरह से संचालित हो चुका है और प्रभावित लोगों को 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। भारत की ये मानवीय पहल न केवल घायलों के इलाज में मदद कर रही है, बल्कि आपदा से जूझ रहे वेनेजुएला के स्वास्थ्य तंत्र को भी बड़ा सहारा दे रही है। विदेश मंत्रालय ने राहत कार्यों की तस्वीरें और वीडियो साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का मेडिकल दल लगातार सेवा में जुटा है। राजधानी कराकास में स्थापित इस फील्ड हॉस्पिटल में ट्रॉमा केयर, सामान्य एवं आपात सर्जरी, दंत चिकित्सा, एक्सरे, पैथोलॉजी, ट्राइज और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अस्पताल में भारतीय सेना के डॉक्टर, नर्सिंग अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ मिलकर प्रभावित लोगों का इलाज कर रहे हैं। भारत ने इस मिशन के तहत 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमानों से लगभग 36 टन चिकित्सा सामग्री, राहत उपकरण और अत्याधुनिक भीष्म क्यूब आधारित मॉड्यूलर मेडिकल सेंटर वेनेजुएला भेजे हैं। कुल 41 स्वास्थ्यकर्मी इस मिशन में तैनात हैं। वेनेजुएला सरकार ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे आपदा के समय देश के अस्पतालों पर पड़ रहा दबाव काफ़ी कम हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर लगातार राहत कार्यों की जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का फील्ड हॉस्पिटल पूरी निष्ठा के साथ मानवीय सेवा अभियान जारी रखे हुए है। अस्पताल में इलाज करा रही स्थानीय नागरिक सुरैदा रामिरेज ने भारत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में भारतीय चिकित्सा दल ने बेहद सहज और प्रभावी उपचार उपलब्ध कराया है। उन्होंने भारत की सहायता को संकट की घड़ी में बड़ी राहत बताया। 24 जून को आए शक्तिशाली भूकंप के बाद वेनेजुएला में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। अब तक 1719 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 22,619 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। 5,034 लोग घायल हैं और 855 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें 189 पूरी तरह ढह गईं। अब तक 609 आफ्टर शॉक भी दर्ज किए जा चुके हैं। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि अंतिम मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जन्मसिद्ध नागरिकता बर्थराइट सिटीजनशिप के मुद्दे पर बड़ा कानूनी झटका लगा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उन बच्चों को अमेरिकी नागरिकता न देने का प्रावधान था जिनके माता पिता न तो अमेरिकी नागरिक हैं और न ही वैध स्थायी निवासी यानी ग्रीन कार्ड धारक। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसने ट्रंप के आदेश पर रोक लगाई थी। अदालत ने माना कि ये कार्यकारी आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन की उस व्यवस्था के विपरीत है जिसके तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले और अमेरिकी अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले लोगों को नागरिकता का अधिकार प्राप्त है। अप्रवासन पर सख्ती की अपनी नीति के तहत ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालने के पहले दिन ही यह आदेश जारी किया था। यदि यह आदेश लागू होता तो हर वर्ष जन्म लेने वाले लगभग 2.5 लाख बच्चों की नागरिकता प्रभावित हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले आया है और इसे जन्मसिद्ध नागरिकता की संवैधानिक व्यवस्था की बड़ी पुष्टि माना जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच कतर में संभावित बातचीत को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। वॉशिंगटन बैठक के संकेत दे रहा है जबकि तेहरान किसी भी प्रत्यक्ष वार्ता से इनकार कर रहा है। इस बीच फ्रीज की गई अरबों डॉलर की ईरानी संपत्ति और होर्मुज जल डमरू मध्य का मुद्दा भी चर्चा के केंद्र में है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या दोहा से संवाद का रास्ता निकलेगा या तनाव फिर बढ़ेगा। सप्ताहांत पर हुए ताजा हमलों के बाद अमेरिका और ईरान के बीच इसे तुरंत रोकने और कतर में मिल बैठकर तनाव कम करने की सहमति की बात सामने आई थी। हमले तो रुक गए, लेकिन मंगलवार को प्रस्तावित वार्ता को लेकर अब तक ज्यादा कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दोनों तरफ के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने दोहा में एक बैठक का अनुरोध किया है, जबकि तेहरान ने
ऐसी किसी भी सीधी बातचीत की योजना से इनकार किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि दोहा में होने वाली बैठक अहम भी हो सकती है और नहीं भी, ये पता चल जाएगा। जबकि व्हाइट हाउस ने फॉक्स न्यूज से कहा कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस हफ्ते हाई लेवल मीटिंग में शामिल होने के लिए दोहा जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान की तकनीकी बातचीत टीम के प्रमुख काजेम गरीबाबादी ने वार्ता की बात को खारिज कर दिया। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई पहले ही कह चुके हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी स्तर पर कोई बैठक तय नहीं है। ईरान का कहना है कि परमाणु बातचीत तब तक शुरू नहीं होगी जब तक वाशिंगटन उनके समझौता ज्ञापन की शर्तों को लागू नहीं करता, जिसमें ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को जारी करना और प्रतिबंध हटाना शामिल है। बातचीत आगे बढ़ती है तो ईरान की प्राथमिकता होर्मुज स्ट्रेट की संप्रभुता और उसके नियंत्रण को स्वीकार कराने की होगी। ईरान के विदेशों में प्रतिबंधों के कारण फंसे उसके अरबों डॉलर के फंड और संपत्तियां वापस हासिल करने की कोशिश होगी। इस बीच कतर के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल जेरेड कुशनर स्टीव विटकॉफ के दोहा में होने की पुष्टि की है, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि वे ईरानी अधिकारियों से सीधी बातचीत नहीं करेंगे। दोनों पक्ष मध्यस्थों के जरिए बातचीत में हुई प्रगति पर चर्चा करेंगे। कतर ने बताया कि जब्त की गई 6 अरब डॉलर की ईरानी संपत्ति अभी तक तेहरान को वापस नहीं की गई है। फ्री संपत्ति का मुद्दा सीधे तौर पर दोनों पक्षों की बातचीत की प्रगति से जुड़ा है। कतरी विदेश मंत्रालय ने कहा कि पिछले हफ्ते तनाव कम करने के लिए बनी हॉटलाइन का इस्तेमाल करते हुए दोनों पक्षों ने गोलाबारी रोकने पर सहमत हुए थे। होर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कतर ओमान के साथ तालमेल बिठा रहा है। उधर ईरान के साथ समझौते पर उपराष्ट्रपति JD वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अलग अलग बयान से ट्रंप प्रशासन के भीतर मतभेद की अटकलें लगाई जा रही हैं। वेंस ने इजराइल से कहा कि वो हर चुनौती का जवाब सिर्फ बमबारी से नहीं दे सकता है, जबकि रूबियो का कहना है कि लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब है। इसके अलावा भी कई पहलू अलग अलग नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर बातचीत पर दुनिया की नजर है कि होर्मुज की लहरें शांत होंगी या अशांति का शिकार। आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 सीरीज में शर्मनाक हार के बाद अब भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा। कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए भी शुरुआत अच्छी नहीं रही और वो भी अंग्रेजों को हराकर खुद को साबित करना चाहेंगे। सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय टीम के लिए कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के संभावित पदार्पण और टीम की बल्लेबाजी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। आयरलैंड के खिलाफ हाल ही में मिली 0-2 की हार के बाद भारतीय टीम पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव है। ऐसे में टीम प्रबंधन संयोजन में बदलाव कर सकता है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को टीम में शामिल करने की मांग लगातार बढ़ रही है। आयरलैंड के खिलाफ संजू सैमसन और ईशान किशन का प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। ऐसे में सूर्यवंशी को अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में खराब प्रदर्शन के बावजूद BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर पर भरोसा बनाए रखा है। जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए 15 सदस्यीय भारतीय महिला टीम का ऐलान हो गया है, जिनमें टीम की कमान हरमनप्रीत ही संभालेंगी। एशियन गेम्स 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आइची नागोया में खेले जाएंगे। भारतीय टीम यहां डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगी। टीम ने 2023 में हांगझोउ, चीन में गोल्ड मेडल जीता था। एशियन गेम्स में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में खेला जाता है। वर्ल्ड कप स्क्वाड ने सिर्फ विकेटकीपर बैटर यास्तिका भाटिया को बाहर किया गया है। उनकी जगह जी कमलिनी को टीम में शामिल किया गया है। विश्व चैंपियन डी गुकेश भले ही क्लासिकल शतरंज से कुछ समय के लिए ब्रेक पर हों, लेकिन बड़े मंच पर उनकी वापसी हो रही है। बुधवार से शुरू हो रहे जाग्रेब रैपिड और ब्लिज टूर्नामेंट में वो दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों से भिड़ेंगे। ग्रैंड चेस टूर की इस तीसरी प्रतियोगिता में भारत के स्टार खिलाड़ी आर प्रज्ञानानंदा भी हिस्सा ले रहे हैं। हाल ही में प्रज्ञानानंदा ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन को पछाड़कर खिताब अपने नाम किया था। टूर्नामेंट में रैपिड के 9 और ब्लिज के 18 दौर खेले जाएंगे। गुकेश इस प्रतियोगिता में वाइल्ड कार्ड के जरिए खेल रहे हैं, जबकि साल के अंत में उन्हें अपने विश्व खिताब का बचाव भी करना है।
अनीश गिरी, अली रेजा फिरोजा, विंसेंट कीमर और नौदिरबेक अब्दुल सत्तरो जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी खिताब की दौड़ में शामिल हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।